तो शुरू करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राष्ट्रवाद का उदय। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि ये नेशनलिज्म क्या भला है। तो नेशनलिज्म बोल दो या राष्ट्रवाद बोल दो, बात है देशभक्ति की। तो यूरोप के लोगों में देशभक्ति कब पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, कहाँ से पैदा हुई, इस बारे में बात करता है ये चैप्टर। अब एक सवाल कि भाई देशभक्ति तो अंदर ही होती है, हमारे अंदर तो है। मैं इंडियन हूँ। तो फिर यूरोप वालों में क्यों नहीं थी? उसको पूछ ले यार, मेरे को क्यों पूछ रहे हैं? अरे नहीं भाई, देशभक्ति तो उनके अंदर भी थी, लेकिन कब जागी और क्यों जागी। अब हमारी देशभक्ति कब जागती है? 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे। तो देशभक्ति जागने के लिए हमें एक 15 अगस्त की ज़रूरत पड़ी, एक रीज़न की ज़रूरत पड़ी। इसी तरह से यूरोप वालों के अंदर भी देशभक्ति जागने के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए या हुआ उस समय जिससे उनकी देशभक्ति जागी। अब क्या हुआ? तो जैसा मैं पता है उस समय वहाँ चलता था मोनार्की सिस्टम। अब मोनार्की क्या भला है? कोई बाबे कुछ समझ नहीं आया। बड़ी समस्या है भाई। 9वीं क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा ना? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। अच्छा ठीक। तो 9th क्लास के फ्रेंच रेवोल्यूशन में मोनार्की बताया कि एक ही राजा जो पूरे देश पे शासन चलाता था, वही राजा, वही प्रजा, वही शक्तिमान, वही राहुल गांधी। मतलब जो वो बोलेगा वही होगा। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। इसे बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। और इसने इतना परेशान किया लोगों को, इतना ज़्यादा परेशान किया कि वहाँ के लोग विद्रोह करने पे उतारू हो गए। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि क्यों देशभक्ति जागी। तो जागी क्योंकि मोनार्की सिस्टम था। लोग मोनार्की सिस्टम से परेशान थे, अत्यंत परेशान थे, अत्यंत। उनके अंदर देशभक्ति की अनोखी भावना जागी। ऐसे और था 1948 का, वक्त था फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग का। कुछ सुना से डायलॉग नहीं। हाँ, तो फ्रेडरिक सोरियो उस ज़माने के एक महान पेंटर थे। तो इन भाई साहब ने 4 पेंटिंग पेंट की। पहली पेंटिंग आपके सामने, फ्रेडरिक सोरियो ने ऐसी काल्पनिक दुनिया की कल्पना की, ऐसे सपने देखे कि पूरा देश में डेमोक्रेसी है और सोशल रिपब्लिक है। डेमोक्रेसी का मतलब पब्लिक ही राजा चूज करेगी, पब्लिक ही सत्ता चलेगी, जैसे हमारे देश में आज होता है। शक्ति देख रहे हो उन्होंने की, मतलब सपना भी देखा, कल्पना भी की, तो सोशल रिपब्लिक की। अपनी बंदी के बारे में नहीं सोचा भाई ने। ऐसे सख्त लौंडा भाई, फुल सख्त प्ले, पिघल ही नहीं रहा। इसे बोलते हैं शक्ति। तो चलो अब बात करते हैं पेंटिंग की। इस पेंटिंग में ये लोग देख रहे हो, कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो ये लोग हैं, ये लोगों की भीड़ है, अमेरिका के लोगों की, स्विट्ज़रलैंड के लोगों की, फ्रांस के लोगों की, और जर्मनी के लोगों की, पोलैंड के लोगों की। उस पेंटर ने बताया कि ये सारे लोग डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। ये सब लोग जा रहे हैं डेमोक्रेसी अचीव करने। मोनार्की सिस्टम से परेशान हो चुके हैं और डेमोक्रेसी अचीव करने जा रहे हैं। सभी एक ट्रेन जैसी लाइन बना करके जा रहे हैं। हाँ भाई, नोटबंदी की लाइन नहीं है ये। और ये जो मूर्ति दिख रही है, इसे बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ही क्यों है? क्यों?
तो हुआ क्या, उसने ये बताया, उसने किसने, फ्रेडरिक सुरेयो ने ये बताया कि ये सारे लोग जा रहे हैं डेमोक्रेसी की तरफ, डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक की तरफ, उसको अचीव करने, उसके लिए लड़ने। और इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ये श्रद्धा ऑफर करते हुए जा रहे हैं, इसका रिस्पेक्ट करते हुए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई, और इसी मूर्ति को क्यों, इसी स्टैच्यू को क्यों? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या होता था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे लोगों ने कंट्रीज़ को स्टैच्यू से रिप्रेजेंट करना शुरू किया। जैसे अमेरिका को वो रिप्रेजेंट करते थे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से, जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग भी तो हमारी भारत को, भारत माता की रिस्पेक्ट करते हैं। उसी तरह से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उस टाइम पे सिंबलाइज था अमेरिका के लिए। तो पहली बात तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इस पेंटिंग में क्यों आई, क्लियर है कि उस समय स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाता था अमेरिका को। चलो भाई ठीक। तो अब ये सारी भीड़ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धा क्यों ऑफर कर रही है? क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड वो नेशंस थे जो ऑलरेडी डेमोक्रेसी अचीव कर चुके थे, उन लोगों को डेमोक्रेसी मिल चुकी थी। तो पेंटिंग में वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि सभी लोग अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड को फॉलो करते हुए डेमोक्रेसी अचीव करना चाहते हैं, सब वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। और सबको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया गया। जैसे सबके फ्लैग का कलर देखो अलग अलग है, तो हर फ्लैग एक अलग कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे आगे जो लोग थे, जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे, वो हैं अमेरिका के और स्विट्ज़रलैंड के लोग। जैसा मैंने बताया, वो लोग ऑलरेडी डेमोक्रेसी अचीव कर चुके थे। तो इस पेंटिंग में उन्होंने दिखाया कि वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। उनके बिल्कुल पीछे जो आ रहे हैं, बिल्कुल पीछे, वो थे फ्रांस के लोग। जहाँ पे ट्राई कलर का जो झंडा आपको दिखाई दे रहा है वो। अच्छा, फ्रांस के लोग बिल्कुल पीछे क्यों? क्योंकि तब तक फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था। तो फ्रेडरिक सुरेयो को उम्मीद थी कि जल्दी ही फ्रांस भी जो है वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि अमेरिका के जस्ट पीछे फ्रांस के लोग हैं और वो भी बस डेमोक्रेसी तक पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है। और उसके पीछे फिर लोग थे जर्मनी के, वहाँ पे अभी कोई रेवोल्यूशन शुरू नहीं हुआ था, तो उनको अभी टाइम लगना था पहुँचने में, तो वो लोग उनके पीछे। और उसके पीछे फिर पोलैंड और इस तरह के बाकी कंट्रीज़ के लोग साथ साथ आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या बताया गया? बताया ये गया कि लोग सबके सब डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। सबसे आगे जो है वो अमेरिका के लोग हैं, उनको डेमोक्रेसी मिल चुकी है। उसके बाद में फ्रांस के लोग हैं, क्योंकि फ्रांस रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था, तो वहाँ पे जल्दी ही उनको डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म मिलने वाला था, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये जो यहाँ पे कुछ टूटा फूटा सामान पड़ा है, ये टूटा फूटा सामान दिखाता है मोनार्की सिस्टम को, कि अब अगर फ्रांस के लोग या जो कंट्रीज़ के लोग डेमोक्रेसी में पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर मोनार्की सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। और उस मोनार्की सिस्टम के टुकड़े इस पेंटिंग में नीचे पड़े हुए दिखाए जा रहे हैं। बेसिकली फ्रांस के लोगों ने या अमेरिका के लोगों ने मोनार्की सिस्टम को बोला, निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं को तेरी, पहली फुर्सत में निकल। हाँ भाई, बिल्कुल यही बोला। और यही बोल करके उन्होंने मोनार्की सिस्टम को किया ख़त्म और डेमोक्रेसी को किया शुरू। फिर उन्होंने और कल्पना की। कल्पना का कोई अंत नहीं है भाई, जितना सुखद संसार हो। तो उन्होंने बात की कि जब सब लोग डेमोक्रेसी पे पहुंच जाएंगे तो एक स्वर्ग जैसा माहौल होगा। सब तरफ अप्सराएं होंगी, जीसस होंगे, भाईचारा होगा, लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे, कोई किसी को दबाएगा नहीं, सबको इक्वल राइट मिलेंगे, सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे। जैसा कि पहले क्लार्की सिस्टम था, 3 स्टेजेस होती थी, अब अगर डेमोक्रेटिक हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब बढ़िया चलेगा। तो इसलिए पेंटिंग का जो ऊपर वाला पार्ट है वो बताता है कि कैसे डेमोक्रेसी अचीव करने के बाद में सुख शांति आएगी।
सब लोग हंसी खुशी से रहेंगे। तो चलते हैं इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के ऊपर, जो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। नेशन क्या? नेशन मतलब एक डेमोक्रेटिक स्टेट जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, मोनार्की सिस्टम नहीं हो, सोशल रिपब्लिक हो, इक्वल लॉस हो सभी के लिए, उसको इन्होंने बोला नेशन। तो 1789 के आसपास जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मेजर्स और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की। अब से पहले मोनार्की सिस्टम था, तो मोनार्की सिस्टम में जो भी फ्लैग्स थे या जो हाइमन्स थे, वो सब एक्चुअली रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करते थे, या जो वहाँ का राजा था या जो रूलर था उसको सिंबलाइज करते थे। अब जो रिवोल्यूशनरीज थे वो चाहते थे कि ऐसे सिंबल्स या ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करें, जो कलेक्टिव आइडेंटिटी बने एक नेशन की। और इस प्रैक्टिसेस और मेजर्स को कहा गया कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द फ्रेंच पीपल। देखा हे राम, मैं कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता मैं? क्या हो रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोग शिफ्ट हो रहे थे फ्रॉम मोनार्की सिस्टम टू डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो कुछ नई आइडेंटिटीज इन्होंने बनाई। सबसे पहली आइडेंटिटी, जैसे हम हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं तिरंगे से, तो उन्होंने अपने स्टेट को या नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया, ट्राई कलर का फ्लैग। पहले जो फ्लैग था वो रॉयल स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करता था, तो इन्होंने अपना फ्लैग रिप्लेस किया, रॉयल स्टैंडर्ड्स के फ्लैग को हटाया और एक नया फ्लैग लेकर के आए, ट्राई कलर का फ्लैग। ये सबसे बड़ा चेंज था, सबसे पहला चेंज था। फिर एक जो भी हाइम्स थे और जो भी ओथ थी, वो नई ओथ्स लिखी गई, पुरानी ओथ्स को रिप्लेस किया गया और नई ओथ, नए हाइमन्स लिखे गए, नए नेशनल एंथम लिखे गए और उनको जनरलाइज किया। ठीक है, और क्या किया? एक बहुत बड़ा चेंज जो बहुत इम्पोर्टेंट भी रहा, वो ये कि वहाँ के लोगों ने खुद जनरल स्टेट का सिलेक्शन करना शुरू किया। वो जनरल स्टेट के लिए वोट करते थे और एक जनरल स्टेट चूज करते थे, जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है। जो नेशनल असेंबली बनी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, उसको रीनेम कर दिया गया और एक नया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। उसका क्या फ़ायदा? उस सिस्टम के अंडर में जो भी लॉ बने, वो ऐसे लॉ बने जो उस नेशन के सारे सिटीजन्स के लिए सेम थे। कैसे? पहले क्या था, आपने पढ़ा है कि क्लर्की सिस्टम्स होते थे, अलग अलग 3 स्टेट्स होती थी, उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रिविलेजेस होती थी, कुछ लोगों को बर्थ बॉर्न प्रिविलेज होती थी। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर ये सब हटा दिया गया। इन्होंने बोला कि लॉ जो है वो सभी लोगों के लिए सेम रहेगा, फिर वो राजा का बेटा हो, वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो किसान हो, पीजेंट हो, कोई भी हो। बता साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? तो इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जितने भी लॉ बने वो सारे सिटीजन्स के लिए सेम थे। इस टर्म को कहा गया यूनिफॉर्मिटी बिफोर लॉ, कि लॉ बनाने से पहले सारे लोगों को इक्वल नज़र से देखा जाएगा। और एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्या? कि जितनी भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी, जितनी भी इंटरनल टैक्सेस थे, वो सारे टैक्सेस को, उन सारी ड्यूटीज़ को अबॉलिश कर दिया गया और एक यूनिफॉर्म वेट और मेज़रमेंट सिस्टम लाया गया इंटर स्टेट, कि आप पूरे स्टेट में कहीं भी जाएं आपको यूनिफॉर्म मेजर्स मिलेंगे। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ वहाँ के व्यापारी वर्ग को, बिजनेसमैन्स को। मंगल मूर्ति, देवा मेरा पैसा डबल हो जाएगा ना रे। पहले उनको
नल स्टेट्स के अंदर अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ते थे, अलग अलग कस्टम ड्यूटीज, अलग अलग वेट मेजर्स के थ्रू जाना पड़ता था। अभी सब के सब यूनिफॉर्म हो गया तो उनकी परेशानी ख़त्म हो गई। नेशनल लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया एज फ्रेंच लैंग्वेज। पहले ये सारी चीज़ें जो लिखी गई थी वो पेरिस में लिखी गई थी, पेरिस लैंग्वेज में लिखी गई थी। अभी उन्हें नेशनल लैंग्वेज एज अ फ्रेंच बना दिया गया। और जो भी फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने इस डेमोक्रेसी को एक मिशन बना लिया। इन्होंने बोला कि हम पूरे यूरोप में, मतलब सिर्फ हमारे सिटी में ही क्यों डेमोक्रेसी रहे, पूरे यूरोप में हम डेमोक्रेसी फैलाएंगे, पूरे यूरोप के लोगों को हम इस बारे में बताएंगे और उनकी हेल्प करेंगे ताकि वो सब लोग डेमोक्रेटिक हो सकें। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, सब साले मुर्दे जिंदा लाशें। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। तो ये बातें उन्होंने अड़ोस पड़ोस के जो भी पड़ोसी सिटीज़ थी, जो भी पड़ोसी स्टेट्स थे, उन सबको बताना शुरू किया कि डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे हैं, मोनार्की सिस्टम को हटाना पड़ेगा, रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, इस तरह की बातें बताई। तो आसपास की सिटी के लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे या जो थोड़े समझदार लोग थे या जो कैपेबल लोग थे, वो मिलकर के साथ खड़े होने लगे अगेंस्ट मोनार्की सिस्टम। इन लोगों ने कुछ क्लब्स बनाना शुरू किए, कुछ ग्रुप बनाना शुरू किए जिन्हें कहा गया जैकोबिन क्लब्स। और जैकोबिन क्लब्स का क्या मोटिव था? जैकोबिन क्लब्स बेसिकली आर्मी की हेल्प करते थे ताकि वो इस मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश कर सकें और डेमोक्रेटिक सिस्टम ला सकें। तो इन क्लब्स की हेल्प से जो भी फ्रेंच आर्मीज थी वो मूव करना शुरू कर दी हॉलैंड के अंदर, बेल्जियम के अंदर एंड मेजॉरिटी ऑफ इटली के अंदर। और वहाँ जाकर के वहाँ के लोगों को उन्होंने आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को समझाया और इसको अब्रॉड में ले जाने की कोशिश की, बाहर बताने की कोशिश की, ताकि जितना ज़्यादा ये फैलेगा उतनी ज़्यादा लोग डेमोक्रेटिक हो पाएंगे। उनका मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा नेशंस को डेमोक्रेटिक बनाया जाए ताकि मोनार्की सिस्टम कम्प्लीटली अबॉलिश्ड हो जाए, ताकि मोनार्की सिस्टम वापस नहीं आ पाए। नहीं तो होगा क्या कि आज फ्रेंच तो डेमोक्रेटिक हो जाएगा, आसपास के सारे सिटीज़ जो हैं वो मोनार्की सिस्टम के अंदर चल रहे होंगे, तो हो सकता है कि सारे मोनार्की सिस्टम के जो रूलर हैं वो मिल करके वापस फ्रेंच पे अटैक कर दें और वहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम को हटा करके वापस मोनार्की सिस्टम लेके आ जाए। इसी ड्यूरेशन में, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ड्यूरेशन में, जब आर्मी अलग अलग मोस्ट ऑफ द इटलीज के पार्ट में जा रही थी, एक नई शख्सियत को पहचाना गया। कौन है आप? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो शख्स था नेपोलियन। स्वागत नहीं करोगे आप? बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बहुत नाम सुना होगा आपने नेपोलियन का। नेपोलियन उस समय इस फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहा था और जब नेपोलियन इसको लीड कर रहा था तो नेपोलियन ने इस पूरे मोनार्की सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया फ्रांस के अंदर और एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाने की कोशिश की। तो इस कोड को सिविल कोड के नाम से भी जाना गया या नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना गया 1804 के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब नेपोलियन कोड के कुछ अपने फ़ायदे थे, कुछ नुकसान थे, कुछ उसने अच्छा किया, कुछ उसने बुरा किया। ठीक है, तो पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। जितने भी क्लास सिस्टम थे, प्रिविलेज बाय बर्थ थी, वो सब हटा दी। दूसरा, उसने
इक्वलिटी बिफोर लॉ सिक्योर किया। उसने बोला कि जितने भी लॉ बनेंगे वो सभी के लिए सेम बनेंगे, ना कोई सलमान खान रहेगा ना कोई शाहरुख खान, सब एक जैसे, सबके लिए लॉ सेम तरीके से काम करेगा। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। उसने लोगों के राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। उससे क्या हुआ कि बिजनेसमैन्स को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हुई। तो स्मॉल स्केल के जो पीजेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, या स्मॉल स्केल के जो जो सामान बनाने वाले लोग थे, प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स थे, उन सब के लिए एक स्टैंडर्ड वेट मेजरमेंट सिस्टम बनाया। उससे एक्सचेंज ऑफ गुड्स करने में या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड करने में बहुत हेल्प मिली, बहुत बेनिफिट हुआ लोगों को। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सटीक डिसीजन जो था वो था कि नेपोलियन ने वहाँ पे बॉन्डेज लेबर को ख़त्म कर दिया। बॉन्डेज लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी, जहाँ पे लोग मजदूरी करा लेते थे, काम करा लेते थे और पैसे नहीं देते थे। तो उस सिस्टम को नेपोलियन ने बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये कुछ बेनिफिट थे नेपोलियन के, और वो सारे बेनिफिट्स की वजह से लोग उसके फेवर में आने लगे। अरे मेरे को राजू पे भरोसा है रे। इसके बाद कुछ ड्रॉबैक भी थे नेपोलियन के। उनमें से सबसे पहला था सेंसरशिप। नेपोलियन ने सेंसरशिप लागू की। सेंसरशिप का मतलब कि कोई भी नेपोलियन के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, कोई प्रिंट नहीं करेगा। अगर उसके अगेंस्ट में कोई कुछ बोलता है या कुछ प्रिंट करता है या कुछ डिसीजन लिया जाता है तो उससे हाथों हाथ मार दिया जाएगा। तो ये अनोइंग थिंग थी लोगों के लिए कि आप अपने लीडर के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, कुछ गलत नहीं बोल सकते। अगर वो कुछ गलत करता है तो भी नहीं बोल सकते। दूसरा, नेपोलियन को जुनून सवार था कि वो अपनी आर्मी बहुत बढ़ाए, बहुत बड़ी आर्मी करे, बहुत बड़े इलाके पे राज करे। तो उस आर्मी को बढ़ाने के लिए उसने एक रूल निकाला कि हर घर से एक आदमी को आर्मी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। किसी का मन है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, पर आर्मी तो आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 1 person फ्रॉम ईच हाउस। लोगों को बुरा लगा, सीधी सी बात है, मेरे को नहीं ज्वाइन करनी भाई, क्यों ज्वाइन करूँ? तो लोगों ने अपोज किया। ये गलत है, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? तीसरा ड्रॉबैक, अब आर्मी इतनी बड़ी हो गई, खर्चा इतना बढ़ गया, उस आर्मी का खर्चा चलाना है, तो नेपोलियन ने टैक्सेस बढ़ा दिए। अब जब टैक्स बढ़ा दिए तो टैक्स बेसिकली कॉमन आदमी के ऊपर ही खर्चा है, और टैक्सेस बढ़ने से उसका जो खर्चा था वो बढ़ गया। और कोई भी ये पसंद तो नहीं करेगा ना कि मेरा खर्चा ज़बरदस्ती बढ़ जाए। मैं कर भी नहीं रहा हूँ, मैं जितना कमा रहा हूँ उसका कुछ मेजर परसेंटेज मैं किसी राजा को या नेपोलियन को या गवर्नमेंट को अननेसेसरी में दे दूँ ज़बरदस्ती। पैसा नहीं देगा, तू देगा, तुहार बेटा देगा, तुहार पोता भी देगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से नेपोलियन को क्रिटिसाइज किया गया सिविल कोड के कारण। तो जैसे जैसे नेपोलियन की पावर बढ़ने लगी, आर्मी बड़ी हो गई, तो आसपास के जो स्टेट्स थे उनको लगा कि एक दिन ये हमारे ऊपर भी अटैक करेगा और कब्जा कर लेगा। तो पास के जो नेबरहुड सिटीज़ थे, स्टेट्स थे, जैसे पर्सुआ, रशिया, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर के नेपोलियन के ऊपर अटैक कर दिया 1815 के अंदर। और इस बैटल को बोला गया बैटल ऑफ वाटरलू। इस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हारा और एक ट्रीटी साइन हुई
जिसे बोला गया ट्रीटी ऑफ वियना। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा लाइक मार दीजिए, हाथ आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक लाइक और मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे तुम लोग बंदूक चलाओ या फिर मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। भारत माता की एक मूर्ति से या पेंटिंग से हम दिखाते हैं और फिर उस पे श्रद्धा ऑफर करते हैं उसकी